Good evening, everyone. I am Tausif from ILO Institute. हमारा अभी दिन का हमारा 30 दिन का अभी फ्री वेबिनार चल रहा है। टॉपिक है हमारा ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट का। कल पहला दिन हमने वेबिनार में ये डिस्कस किया था कि बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के। इसके अलावा हमने अपने इंस्टीट्यूट के बारे में, इंस्टीट्यूट का अफिलिएशंस किन किन यूनिवर्सिटीज से है, इसके बारे में हमने आप लोगों को जानकारी दी थी। आज सेकेंड डे में 3 टॉपिक्स ऐसे हैं जो हम डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक तो ये है कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड इंटरनेशनल और लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने 2 जनरल रूल्स बनाए हैं। वन ऑफ देम इज C-155 और दूसरा है R-164। तो हम इसके बारे में तो बात करेंगे ही, उसके अलावा ISO 45001 के बारे में भी बात करेंगे। ISO 45001 पहले ओशास 18000 में आया करता था, बट देन बाद में इसको चेंज करके 2018 में ISO 45001 में कर दिया गया। लास्ट टॉपिक जो आज हम डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा अर्गोनॉमिक्स के बारे में। अर्गोनॉमिक्स क्या है और इसके 10 प्रिंसिपल्स बेसिक क्या है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले आपके साथ अपना स्क्रीन शेयर करना चाहूँगा। अगर बीच में अगर आप लोग मेरे से कोई सवाल करना चाहें तो कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज देयर टू आंसर योर क्वेश्चंस किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, बट ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा अगर आप लोग ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड ही सवाल करें। तो क्या आप देख सकते हैं जो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ? यस। ओके। आपको कोई भी डाउट हो बीच में तो आप पूछ लेना मेरे से। ओके सर। तो सबसे पहले ये आप यहाँ पे हेडिंग देख रहे होंगे, मेंशन्ड है C-155 ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कन्वेंशन 1981 नंबर 155। तो इसके बारे में आपको एक ब्रीफ में जानकारी देता हूँ। आपको यहाँ पे भी मेंशन्ड है 1981 3 जून को जिनेवा में एक ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का कन्वेंशन हुआ था। ये कराया गया था ILO के द्वारा, दैट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हुआ यह था कि कुछ बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किए गए थे जो कि किसी भी कंसिडरेबल इंडस्ट्री के अंदर फॉलो किए जाने जरूरी हैं। तो इसका 67th सेशन 3 जून को हुआ था 1981 को। पहले कई बार हो चुका था ये, लेकिन इसका 67th सेशन जो हुआ वो 3 जून को हुआ 1981 को। उसी दिन एक नया सेट ऑफ रूल्स निकाला गया जिसका नाम रखा गया ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कन्वेंशन। शॉर्ट में हम इसको C-155 बोलते हैं। तो इट इज अ रूल हैविंग डिटरमिन्ड दैट दिस प्रपोजल शैल टेक द फॉर्म ऑफ एन इंटरनेशनल कन्वेंशन। ये रूल्स एंड रेगुलेशन जनरली जो वर्कमैन है, जो किसी वर्क प्लेस में काम कर रहे हैं, किसी बड़े या छोटे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनके प्रॉपर हेल्थ एंड सेफ्टी के मेंटेनेंस के लिए, उनके फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं। इसमें आपका जो कन्वेंशन 155 है, दैट कंटेन्स ऑफ 30 आर्टिकल्स। इसमें 30 आर्टिकल्स हैं फ्रॉम 1 to 30।
पहला आर्टिकल में जो भी सेफ्टी मेजर्स लेने के लिए कहा गया है, मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी एक्टिविटी चल रही है तो उसमें कोई भी ऐसा हजार्ड ना क्रिएट हो जाए जिसकी वजह से कंपनी को इकोनॉमिक नुकसान हो। इससे रिलेटेड जितने भी रेगुलेशंस हैं वो आर्टिकल 1 में है। आपके साथ जो मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ उस पे आप ये देख सकते हैं। सेकेंड आर्टिकल में each member which ratifies his convention shall list in the first report of the application of convention submitted under Article 22 of Constitution of International Labour Organization in any limited categories of workers which may be excluded in pursuance of paragraph 2 of article। इसके अंदर हमें सर इसमें सर जो साफ नहीं दिखाई दे रहा, सर मैंने थोड़ा जूम किया है। ठीक है, मैं जूम करता हूँ थोड़ा। हाँ सर, आप साफ। तो ये जो आर्टिकल सेकेंड है इसमें बेसिकली कहा यह गया है कि काम जिस तरह का भी हो उसके हिसाब से वर्कर्स का फिजिकल एबिलिटी, उनका एज लिमिट वगैरह देख करके ही काम एक पर्टिकुलर एज लिमिट को ही दिया जाए। खास किस्म का काम, स्पेशल काइंड ऑफ वर्क विच कुड बी डन बाय द पीपल ऑफ सर्टेन एज लिमिट या सर्टेन काइंड ऑफ फिजिकल कैपेसिटी है, उसके हिसाब से ही लोगों को काम दिया जाए। थर्ड आर्टिकल में, तीसरे आर्टिकल में 5 पार्ट्स हैं। पहला है द टर्म ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी covers all branches in which workers are employed including public service। मतलब कोई भी प्राइवेट या पब्लिक सर्विस है तो उस काम को इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर ही हम काउंट करेंगे, अलग से नहीं लेंगे। दूसरा है द टर्म वर्कर्स कवर्स ऑल एम्प्लॉयड पर्संस इंक्लूडिंग पब्लिक एम्प्लॉयज। तो ये जो थर्ड आर्टिकल है इसके सेकेंड रूल के हिसाब से वर्कर्स हम उनको बोलेंगे जिसे जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जो किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगे हुए हैं, चाहे किसी भी लेवल का एम्प्लॉय हो, सरकारी एम्प्लॉय हो या प्राइवेट हो, उनके लिए वर्कर्स टर्म यूज किया जा सकता है। वर्क प्लेस किसी भी ऐसे स्थान को दर्शाता है जहां पे एक एम्प्लॉयर के अंडर बहुत सारे एम्प्लॉयज काम कर रहे हो। अभी हमारे साथ और भी लोग जुड़े हैं हमारे वेबिनार में, तो मैं सबसे यही कहना चाहूंगा कि आप डायरेक्टली सवाल कर सकते हैं या आप चाहें तो आप चैट में भी सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दे दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हुए देखते हैं। The term regulations covers all provisions given force of law by the competent authority or authorities। अब जो भी रेगुलेशंस है हेल्थ से और सेफ्टी से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने भी रेगुलेशंस हैं उनको तय कौन करता है? तो उनको तय करने वाले कंपीटेंट अथॉरिटी को, जो मैनेजमेंट के जो टॉप नॉच लोग हैं उनको हम कंपीटेंट अथॉरिटी मानते हैं और उनका ही ये कर्तव्य होता है कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस तय करें। और जो भी कंपनी की पॉलिसी हम बनाते हैं, वट एवर पॉलिसी वी आर मेकिंग रिगार्डिंग द हेल्थ एंड सेफ्टी इश्यूज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, उस पॉलिसी के अंदर वी हैव टू मेंशन कि ऑथराइज्ड पर्संस कौन है, कौन रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, इनके अथॉरिटी को माना जाएगा जिसके कमांड पर रूल्स एंड रेगुलेशंस को लागू किया जाए। पांचवा पॉइंट है हेल्थ। अब हेल्थ का यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है। हेल्थ इज नॉट ओनली फिजिकल हेल्थ, किसी भी मनुष्य के शारीरिक के शरीर के स्टेट को ही सिर्फ हेल्थ नहीं बोलते, बल्कि उसका जो मेंटल हेल्थ है, जो उसकी साइकोलॉजी है, किस तरीके से उसकी साइकोलॉजी अफेक्ट हो रही है, उसको भी हेल्थ में हम इंक्लूड करते हैं। तो सिर्फ शरीर की स्थिति नहीं बल्कि मानसिक स्थिति को भी हेल्थ में इंक्लूड किया जाता है। लेटर ऑन एक टर्म और जो इसमें नहीं दिया हुआ है वो भी मैं इंक्लूड कर दूं, इसमें सोशल हेल्थ भी आता है। सोशल हेल्थ मतलब कि आपके कार्य के वजह से आपका सोशल लाइफ किस तरीके से अफेक्ट हो रहा है, अच्छा या बुरा।
वो भी आपके हेल्थ में ही आएगा। फिर पार्ट 2 स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आर्टिकल 4 है, आर्टिकल 5 है, ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। लेकिन शुरू के जो 3 आर्टिकल्स थे, वो तीनों आर्टिकल आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि उसमें स्कोप्स एंड डेफिनेशंस था। जब हम अपने इस वेबिनार में आगे बढ़ेंगे, तो बाकी जो कन्वेंशन 155 के रूल्स एंड रेगुलेशन से आर्टिकल्स हैं, उनका मेंशन हम बार बार करेंगे। इसीलिए अभी जो भी डेफिनेशंस थे वो मैंने आपको बता दी है। अब आगे बढ़ते हुए रिकमेंडेशंस 164 पे जाते हैं। R156 ये वर्किंग एनवायरनमेंट के बारे में है। एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन और वाइब्रेशन। एयर पॉल्यूशन एज वी नो, जो भी वाहनों की वजह से या फैक्ट्रियों की वजह से जो हवा में गंदगी मिक्स हो जाती है, जो चिमनी वगैरह से जो गंदी हवा निकलती है, धुआं निकलता है, उसके पॉल्यूशन से बचने के लिए हमें क्या करना है? अधिक आवाज होने की वजह से, नॉइज होने की वजह से, जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से आजकल बहुत हो रहा है, उससे बचने के तरीके, और वाइब्रेशन से होने वाले प्रॉब्लम्स को कम से कम करने के लिए जो हम समाधान करते हैं, इसके बारे में जिनेवा में 63rd सेशन एज यू कैन सी है। गोविंद जी, आप देख सकते हैं? यस ये यस सर। पहला लाइन आपका क्लियर है ना? द जनरल कॉन्फ्रेंस फॉर इंडस्ट्रियल इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हैविंग बीन कन्वीन्ड बाय जिनेवा बाय द गवर्निंग बॉडी ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑफिस एंड हैविंग मेट इन 63rd सेशन। मतलब जिनेवा में जो आईएलओ की मीटिंग हुई, वो कई बार हो चुकी थी, लेकिन 63rd बार जब हुई, तो उसमें नॉइस, वाइब्रेशन और एयर पॉल्यूशन के बारे में रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए, जिसको हम बोलते हैं रिकमेंडेशन 156। ये 1 जून 1977 को हुआ। इसके अंदर जितने भी रेगुलेशंस हैं, उसके अंदर जो टॉपिक्स कवर्ड है, वो है प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स हेल्थ रिकमेंडेशन। मतलब एयर पॉल्यूशन के अलावा इसमें रेडिएशन पॉल्यूशन की भी बात की गई है। किसी ऐसी जगह पे व्यक्ति काम कर रहा है जहाँ पे अल्फा, बीटा या गामा रेडिएशन है, जिससे कैंसर जैसी बीमारियों के होने की संभावना है, उससे बचने के लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए, वो सारे रिकमेंडेशंस 156 में आते हैं। एम्प्लॉयमेंट के दौरान एम्प्लॉय को, वर्कर को कोई फिजिकल चोट लगती है, तो उस वक्त उसको किस तरीके से मुआवजा देना है, उसको किस प्रकार का फर्स्ट एड मिलना चाहिए, काम की जगह पे हाइजीन कैसी होनी चाहिए, ऑक्यूपेशनल कैंसर से बचने के लिए कौन कौन से हमें समाधान करने हैं, ये सारे टॉपिक्स रिकमेंडेशन 156 में आते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे 63rd सेशन में रिकमेंडेशन 156 बनाया गया, जो कि 1 जून 1977 में हुआ। लेकिन इसके अंदर और भी डेट के रूल्स एंड रेगुलेशंस अपडेट किए गए। 1977 के पहले के भी कुछ रूल्स थे जो इसके अंदर इंक्लूड किए गए, और कुछ 1977 के बाद कुछ ऐसे रूल्स बने जो कि बाद में इसके अंदर इंक्लूड किए गए। जैसे 1953 में वर्कर्स हेल्थ रिकमेंडेशन, 1960 का रेडिएशन प्रोटेक्शन कन्वेंशन एंड रिकमेंडेशन, 1974 का कैंसर कन्वेंशन, ये सारा कुछ इसके अंदर इंक्लूड किया गया। तो नाउ यू मस्ट बी हैविंग अ ब्रॉड आइडिया, मोटा मोटी आइडिया आपको हो गया होगा कि C155 और R156 क्या है, राइट? यस सर। अब इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए। सर OHSAS 1800 सर क्या? HSS AS 1800 सर क्या चीज? हाँ, ये क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा आपने। इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक भी हमारा एक्चुअली वही होने वाला था। आपने पहले पूछ लिया, ये काफी अच्छा किया। मैं अभी उसका भी आपको स्लाइड में खोल करके दिखा देता हूँ। ये ठीक है या इसको भी जूम करूँ मैं? थोड़ा सा जूम करो उसको। ठीक है। ये सर आप बढ़िया।
अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज ISO 45001। ISO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। जो भी हेल्थ एंड सेफ्टी से और बाकी और मसलों से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको सेट करने वाली एक संस्थान है जिसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो इसका आपने पूछा ओशास 18,000 क्या है, तो आपको लग रहा होगा कि मैं ISO 45001 की बात क्यों कर रहा हूं। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है ISO 45001 का, दिस इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड दैट स्पेसिफाइज रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। तो ISO 45001 ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस है। ये 2018 में आया था, बना था। उसके पहले 2018 के पहले ये सारे रेगुलेशंस का नाम ISO 45001 नहीं था, उसका नाम था ओशास 18,000। अब ओशास का आपको मैं फुल फॉर्म बता दूं, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी एसोसिएशन सर्विसेज। ठीक, ये इसका फुल फॉर्म है। तो 2018 में जब इसको मॉडिफाई किया गया ओशास 18,000 को, तो इसका नाम चेंज करके इसका नाम रख दिया गया ISO 45001। अब आपको ये लग रहा होगा कि नाम क्यों चेंज किया। तो नाम इसलिए चेंज किया क्योंकि पहले ओशास 18,000 में कुछ रेगुलेशंस अलग थे और बाद में अलग हो गए। अब फर्क ये पड़ा कि ओशास 18,000 में जो भी ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी को मेंटेन करने के लिए रेगुलेशंस थे, उनमें पुराने हादसों को स्टडी करने के लिए ज्यादा दबाव डाला जाता था। जो पुराने कंडीशंस थे उनकी हम स्टडी करें, वर्क प्लेस की स्टडी करें, और स्टडी करके हम फिर आगे प्लानिंग करें कि किस तरीके से एक्सीडेंट्स और हेल्थ हजार्ड्स थोड़े कम हो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। बाद में 2018 में ISO 45001 में एक और चीज इंक्लूड करी गई कि जो मौजूदा हालात हैं हम उनको भी प्रॉपर स्टडी करेंगे, और उनकी प्रॉपर स्टडी करके हम फर्दर पता लगाएंगे कि हम किस तरीके से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। मतलब जो हादसे आज तक नहीं हुए, जो हेल्थ हजार्ड आज तक नहीं हुआ, अगर उसकी होने की संभावना है तो हम उससे रिलेटेड भी प्लानिंग करेंगे। ये एक्सक्लूसिवली ये रूल ओशास 18,000 में नहीं था, ये ISO 45001 में इंक्लूड किया गया और बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया। तो ओशास 18,000 जिसको बाद में 2018 के बाद चेंज करके ISO 45001 किया गया, it is the general standard that establishes criteria for OH&S policy, objectives, planning, implementation, operation, auditing and review. अब इसको मोटा मोटी मैं आपको समझा देता हूँ। ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी को मेंटेन करने के लिए हम पहले पॉलिसी बनाते हैं, लिखित रूप से हम रूल्स रेगुलेशंस लिखते हैं, और उस पे जो ऑथराइज्ड पर्संस हैं उनका हम सिग्नेचर लेते हैं। उनके इजाजत से ही हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हम उसमें ऑब्जेक्टिव्स हमारा क्या होना चाहिए, काम के जगह के हिसाब से क्या क्या हमारा ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए, किन किन चीजों पर ध्यान देना हमारे लिए जरूरी है, प्लानिंग किस तरीके से करेंगे, फिर उसे लागू किस तरीके से करेंगे, ये सारे स्टैंडर्ड्स ISO 45001 में समझाए गए हैं। बेसिकली अगर शॉर्ट में बात करें तो आई होप आप इधर देख सकते हैं, यहाँ पे प्लान डू चेक एक्ट लिखा हुआ है। तो शॉर्ट में समझने के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं जिसको बोलते हैं PDCA मेथोडोलॉजी। PDCA में P फॉर प्लान, पहले हम प्लानिंग करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। दूसरा, हम उसके लिए कुछ उपचार करते हैं, वो डू में आ जाता है। फिर हम उन चीजों को लागू करके चेक करते हैं, C फॉर चेक, PDCA, उसमें C फॉर चेक करते हैं कि हमारा जो भी हम काम कर रहे हैं इम्प्रूवमेंट करने के लिए वो असर कर रहा है कि नहीं, और उसमें अगर हमें कोई कमी दिखती है तो फिर हम एक्ट करते हैं। लास्ट में A फॉर एक्ट करते हैं, और एक्ट करके उस कमियों को सुधारते हैं। ठीक, अब बेनिफिट्स क्या है, ISO 45001 इंपॉर्टेंट क्यों है, ये तो आप समझ ही गए होंगे, और आने वाले दिनों में मैं फिर से आपको और डिटेल में भी बताऊंगा। लेकिन अभी चूंकि हमें अर्गोनॉमिक्स का भी एक टॉपिक कवर करना है, इसीलिए मैं थोड़ा
इसको स्किप करके आगे बढ़ रहा हूँ। अब अर्गोनॉमिक्स के बारे में आपने सुना होगा। अगर आप में से कोई बता सकता है कि अर्गोनॉमिक्स क्या है तो थोड़ा आप ट्राई कीजिए। चलिए मैं बताता हूँ। अर्गोनॉमिक्स एक ऐसा विषय है जिसमें हम वर्क प्लेस की स्टडी करते हैं। इसमें हम तीन चीजों की स्टडी करते हैं। पहला तो वर्क प्लेस की स्टडी करते हैं, दूसरा वर्किंग कंडीशंस की स्टडी करते हैं, और तीसरा वर्क प्लेस और वर्किंग कंडीशंस का काम करने वाले कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ रहा है, अच्छा या बुरा क्या असर पड़ रहा है उनके ऊपर, इस चीज की भी हम स्टडी करते हैं। इसको बोलते हैं अर्गोनॉमिक्स। आपको कोई डाउट है? तो क्लियर है ना, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। चलिए अब इसके 10 प्रिंसिपल्स मैं आपको बताता हूँ कि अर्गोनॉमिक्स की स्टडी में 10 नहीं है, सॉरी 8 प्रिंसिपल्स है। 8 ऐसी चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ता है। इन चीजों को हमें ध्यान रखना पड़ता है कि ये वर्क प्लेस पे प्रॉपर रहे। इससे जो वर्कर्स हैं उनके स्वास्थ्य पे बेहतर असर पड़ता है, उनका स्वास्थ्य बेटर रहता है। पहला पॉइंट है न्यूट्रल पोजीशन। न्यूट्रल पोजीशन का मतलब है कि वर्कर्स जिस पोजीशन में काम कर रहे हैं, वो जिस अवस्था में काम कर रहे हैं, जो उनका फिजिकल स्टेट है, जो उनके बॉडी का, उनके शरीर का जो स्टेट है, जो पोजीशन है जिसमें वो काम कर रहे हैं, वो न्यूट्रल होना चाहिए। न्यूट्रल होने का मतलब है ऐसा भी ना हो कि बहुत ज्यादा आराम वाले और ढीले ढाले तरीके से बॉडी लैंग्वेज के साथ वो वर्क प्लेस पे रहे, क्योंकि उससे भी आलस होता है और हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है। और वो ऐसे पोजीशन में भी ना रहें कि जिसकी वजह से उनके शरीर पे ज्यादा स्ट्रेस पड़े, क्योंकि ज्यादा स्ट्रेस पड़ने से भी उनके मांसपेशियों में तथा उनके सेहत में और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सर जैसे सर वर्क प्लेस पे जो लोग सर वर्क करते हैं तो सर उनकी एज लिमिट कितना होता है लगभग, कितने से कितने के बीच में वर्क प्लेस पे वर्क करते हैं? देखिए एज लिमिट का जो है ना वो डिपेंड करता है। जैसे इंडिया के अंदर जो रूल्स है उसके हिसाब से कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से कम एज का है वो काम कर सकता है, लेकिन वो हर तरह का काम नहीं कर सकता है। जैसे मॉल वगैरह में जो चेक करते हैं या टोल टैक्स पे जो लोग बैठे रहते हैं वो 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति हो सकते हैं। लेकिन इंडस्ट्री में जहाँ थोड़ा हार्ड काम है, ज्यादा फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस पड़ रहा है किसी काम पे, तो वहां पे मोस्टली 90% केसेस में 18 साल से ऊपर का व्यक्ति होना चाहिए। इनफैक्ट कुछ काम ऐसे होते हैं जो ज्यादा हजार्डस हैं, जिनमें ज्यादा खतरा है, तो उस किस्म के काम जो है उसके लिए 22 साल या 24 साल भी एज लिमिट हो सकता है। और चाहे कोई सा भी काम हो, भारत में और ज्यादातर भारत के बाहर की कंट्रियों में 14 साल से कम का व्यक्ति किसी भी हालत में काम नहीं कर सकता। कॉटन और प्रेस जहाँ पे सूती के कपड़े वगैरह बनते हैं वहाँ का एज लिमिट अलग है, वहाँ पे थोड़ा ज्यादा एज लिमिट होता है, 25-26 साल के लोग। फिर जहाँ पे सैंड ब्लास्टिंग होता है, सैंड ब्लास्टिंग से घिसाई करके हम चीज़ों को पॉलिश करते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एज भी नहीं होना चाहिए, 45 साल के अंदर होना चाहिए, वैसे लोग काम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए अब दूसरा एर्गोनॉमिक्स का प्रिंसिपल ये है कि काम करते समय जब जैसे मान लीजिए मैं कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ, लैपटॉप पे, तो मुझे जो भी चीज़ें उठानी है, मुझे जो भी चीज़ पकड़नी है, वो मेरे रीच में होना चाहिए। वो इतना दूर नहीं होना चाहिए कि बार बार मुझे स्ट्रेच करना पड़े। तो दूसरा है थिंग्स शुड बी इन रीच। मतलब कोई भी अप्लायंस तक पहुंचने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट तक पहुंचने के लिए मुझे अपने शरीर को ज्यादा स्ट्रेच ना करना पड़े, इस तरीके से हम चीजों को पोजीशन में रखते हैं। तीसरा है अननेसेसरी मूवमेंट शुड नॉट बी अलाउड। जहां पे मूवमेंट की जरूरत नहीं है, जहां पे ज्यादा शरीर पे ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं है, वहां पे हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बिना मतलब का शारीरिक मूवमेंट्स ना करें, अपने शरीर पे ज्यादा स्ट्रेस ना दें। कम स्ट्रेस दे करके ज्यादा समय लगा के कोई काम कर सकते हैं तो वो ठीक है। जल्दबाजी में गलत पोजीशन में ज्यादा बॉडी पे स्ट्रेस दे करके काम नहीं करना है। चौथा पॉइंट है प्रोवाइड क्लियरेंस। क्लियरेंस मतलब साफ सफाई। मूवमेंट में क्लियरेंस होना चाहिए। जहां हम काम कर रहे हैं वहां तक पहुंचने के लिए रास्ते क्लियर होने चाहिए। हम जो सामान कहीं से उठा करके कहीं पे रख रहे हैं, बीच में एक्सेस और इग्रेस, एक्सेस मतलब आने का रास्ता, इग्रेस मतलब कि वहां से जाने का रास्ता, ये सब रास्ता क्लियर होना चाहिए ताकि हमें ठोकर वगैरह ना लगे, चोट वगैरह ना लगे और काम भी आसानी से हो जाए।
पांचवा है डिजाइन फॉर डाइवर्सिटी। अब यहाँ पे जो डाइवर्सिटी की बात की गई है, ये डाइवर्स एज ग्रुप और डाइवर्स सेक्स के बारे में बात की है, मेल फीमेल सारे जेंडर्स के बारे में बात की गई है। तो हमें कार्यस्थल को इस तरीके से बनाना चाहिए कि वहां पे हर एज के आदमी को, ज्यादा से ज्यादा एज ग्रुप के आदमी को वहां पे परेशानी ना हो, हर जेंडर के आदमी को काम में परेशानी नहीं हो। मतलब हर एज ग्रुप के और हर जेंडर के, हर कास्ट, रिलीजन, एथनिसिटी के आदमी के लिए वर्क प्लेस जो है बेहतर हम बनाएं, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। छठा पॉइंट है काम के बीच बीच में रेस्ट देना जरूरी है कर्मचारियों को। लगातार बिल्कुल 4 घंटे 5 घंटे काम नहीं करवाते रहना, चाहे वो फिजिकल स्ट्रेन का काम हो, चाहे वो कोई ऐसा काम हो जिसमें आप फिजिकल मेहनत नहीं कर रहे लेकिन मेंटली आप बहुत दिमाग खपाने वाला काम कर रहे हैं, उसमें भी टाइम टू टाइम आपको 5 मिनट 10 मिनट का रिफ्रेशमेंट देना चाहिए वर्कर्स को। सातवां पॉइंट है सिंपल डिजाइन। आने जाने का रास्ता हो, काम करने की जगह हो, चाहे अगर सिस्टम पे कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, बैठने का, काम करने का जो तरीका है, जो डिजाइन है, जो इक्विपमेंट्स का डिजाइन है, वो जितना सरल और सिंपल हो, जो लोगों को आसानी से समझ में आ जाए, वैसा होना चाहिए। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन वर्क प्लेस पे ठीक नहीं होता है, क्योंकि उससे इंसान हरास ज्यादा होता है। आठवां और लास्ट पॉइंट है कि टाइम टू टाइम थोड़ा स्ट्रेच भी करना जरूरी है। मतलब एक पोजीशन में बैठ के या एक पोजीशन में खड़े होकर के कोई काम लगातार करते रहना ठीक नहीं है। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको घंटे तक एक ही पोजीशन में बैठना पड़ रहा है या खड़े रहना पड़ रहा है, तो उसके लिए भी ऐसे रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए कि टाइम टू टाइम जब आपको ब्रेक मिल रहा है, रेस्ट मिल रहा है, उस वक्त आप अपने बॉडी को थोड़ा स्ट्रेच करिए, थोड़ा चहलगर्मी कर लीजिए, ताकि सेहत सही बनी रहे। तो अभी जैसा मैं देख रहा हूँ कि रिमेनिंग मीटिंग टाइम 6 मिनट बचा है, तो इसमें आपको कोई डाउट है, कुछ भी है तो आप पूछ सकते हैं। जैसे सर वर्क प्लेस पे सर, जैसे कोई लोग जैसे वर्क कर रहे हैं, जैसे सर कोई जैसे सर कोई मशीन चल रही है, तो उसके नीचे से सर निकला जा सकता है कि नहीं निकला? जनरली नहीं निकला जा सकता है। कहीं पे कुछ कार्य चल रहा है, जैसे मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ। कहीं पे कोई क्रेन है, क्रेन ने कोई भारी लोड उठाया हुआ है, तो क्रेन ऑपरेटर और क्रेन पे जिस टीम ने काम करना है, जो टीम क्रेन के ऊपर काम कर रही है, उनका ये कर्तव्य है कि वो क्रेन के नीचे लोड जहाँ पे गिर करके एरिया को अफेक्ट कर सकता है, उस पूरे एरिया को बैरिकेड कर दे, ताकि वहां से कोई नहीं जा पाए। क्योंकि अगर उसके नीचे से सस्पेंडेड लोड के नीचे से कोई जाता है तो उसमें खतरा हो सकता है कि वो सस्पेंडेड लोड टूट के उसके ऊपर गिर जाए, या फिर अगर आप किसी ऐसे स्ट्रक्चर के नीचे से जा रहे हैं जहां पे क्रेन से ऑपरेशन करके किसी लोड को सस्पेंड नहीं किया गया है, मतलब क्रेन ने किसी भार को नहीं उठाया हुआ है, लेकिन ऊपर कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जहां काम चल रहा है और उसके नीचे से जाने का एक्सेस है, तो आमतौर पे प्रॉपर तरीका यही है कि अगर कहीं हाइट पे काम चल रहा है तो उसके नीचे के एरिया को बैरिकेड कर देते हैं, उसके नीचे से आने जाने को रिस्ट्रिक्शन डाल देते हैं, मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। कोई भी व्यक्ति या कोई वाहन किसी ऐसे स्थान से नहीं जाना चाहिए जिसके इमीडिएटली ऊपर किसी कितना भी हाइट पे कुछ काम चल रहा हो, क्योंकि काम करते वक्त जो टूल्स एंड टैकल्स है, जो सामग्री है, वो लोगों के ऊपर गिर सकती है। तो जो लोग हाइट पे काम कर रहे हैं सिर्फ उन्हें खतरा नहीं होता, जो उनके नीचे काम कर रहे हैं उनसे भी खतरा हो सकता है कि उनके ऊपर काम करने वाले लोगों का साजो सामान गिर जाए और जिसकी वजह से उन्हें चोट आए। थैंक यू सर। चलिए ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं। आज का वेबिनार यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।